again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने पाठ जब मुझको सांप ने काटा के प्रश्न उत्तर करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों को समझना है और किस प्रकार से हमें उनका उत्तर देना है। आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। पहली हेडिंग है कहानी की बात। मैंने आपको बताया है जब कभी भी आप इस तरीके का निशान देखेंगे इसका मतलब होता है कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिख कर देना है। आइए देखते हैं किस प्रकार से हमें लिखना है और किस प्रकार से हमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? इसका उत्तर होगा, नाना को मेरी उंगली का नीला निशान देखकर लगा कि मुझे सांप ने काट लिया है, इसलिए वो मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास ले गए जो मेरा झाड़ फूक करके इलाज कर सके। मैंने आपको बताया है कि मैं आपको उत्तर बता तो जरूर रहा हूँ, लेकिन हो सके आप इस उत्तर को अपनी भाषा में लिखें, क्योंकि जब आप अपनी भाषा में लिखेंगे उतनी ही अच्छी होगी आपकी हिंदी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? इसका उत्तर होगा, मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि बर्र ने काटा है। अगला प्रश्न, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? इसका उत्तर है, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने एक पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया। मैंने ऐसा खेल खेल में कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि वो तो एक बच्चा था, इसीलिए उसने ऐसा खेल खेल में किया होगा। अगला प्रश्न है, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बूढ़े आदमी ने सचमुच इलाज ही नहीं किया था। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि तुम्हें सांप ने काटा ही नहीं था, इसीलिए हमको ऐसा लगता है, क्योंकि सांप ने तो उसे काटा ही नहीं था, उसे तो बर्र ने काटा था और बूढ़े आदमी ने इलाज किया ही नहीं था। उसने तो बस थोड़ी सी झाड़ फूक कर दी थी और ड्रामा करके बता दिया कि मैंने तो इलाज कर दिया है। अगर सही समय पे नहीं आते तो बच्चा मर जाता या बच्चे की जान को खतरा हो जाता। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। पहले, मैंने कहानी का यह नाम इसलिए रखा क्योंकि सभी ने यही समझा कि मुझे सांप ने काटा है। अगला प्रश्न क्या है इसमें, तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोच कर बताओ। अब आपको एक नाम सोचना है इस कहानी के लिए और आपको बताना है। मैंने कुछ नाम यहाँ पर लिखे हैं, आइए देखते हैं। नाना नानी का डर, झाड़ फूक वाला, सबसे अलग इलाज। इस प्रकार से आप इस कहानी का नाम रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की हेडिंग है, उई माँ, कहानी में लड़के को बर्र काट लेती है। बर्र का डंक होता है। कुछ और कीड़ों, कोष्ठक में क्या लिखा है, जंतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। अब आपको ऐसे कीड़ों या जंतुओं के नाम लिखने हैं जो डंक मारते हैं। मैंने आपको बताया है बर्र का अर्थ होता है ततैया। आइए देखते हैं और किन किन कीड़ों के पास डंक होता है। पहला बिच्छू, दूसरा मधुमक्खी, तीसरा मच्छर, चौथा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा ऐसा कीड़ा है या जंतु है जिसके पास डंक होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की हेडिंग है, तुम्हारी बात। इसमें क्या है आइए देखते हैं। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? इसका उत्तर होगा, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। जब मैं मम्मी को ये बताना चाहता था कि मैंने कुछ नहीं किया, यह सब दीदी ने किया है, लेकिन तब उन्होंने मुझे बोले ही नहीं दिया। ऐसा आपके साथ कई बार होता है कि आप कुछ बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप उसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? अब आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है।
मैंने एक बार अपने घर के पास एक सांप देखा था और उसे देखकर मैं बहुत डर गया था। इसी प्रकार से आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। अगला प्रश्न है, अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे। अब आप क्या करेंगे अगर सांप काट ले, ये आपको अपने बड़े से पूछना है, अपने मम्मी पापा से पूछना है, अपने दादा दादी से पूछना है। मैंने यहाँ पर आपको एक तरीका बताया है कि आप क्या कर सकते हैं अगर आपको सांप काट लेता है। मुझे मेरे घर वालों ने बताया, मैंने अपने घर वालों से पूछा और उन्होंने मुझे बताया ये तरीका कि अगर किसी को सांप काट ले तो उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको यही करनी है कि आपको जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए कि हम डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर के पास पहुंचने तक हमें किसी रुमाल या कपड़े से उस जगह से ऊपर कसकर बांध देना चाहिए जहां पर सांप ने काटा हो। ऐसा करने से सांप का जहर पूरे शरीर में नहीं फैल पाएगा और खतरा कम हो जाएगा। आप चित्र में देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से कपड़े को बांधना है। जहां पर सांप ने काटा है उससे थोड़ी सी ऊपर आपको कसकर एक कपड़े से बांध देना है। इससे क्या होगा, जो सांप का जहर है वो पूरे शरीर में नहीं फैल पाएगा और आप इस समय में डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे और वह सही तरीके से इलाज कर पाएगा। इस तरीके से आप यह ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अब क्या करें, हेडिंग है अब क्या करें। तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर्र काट ले, किसी को चोट लग जाए, किसी की आंख में कुछ पड़ जाए, किसी की नाक से खून बहने लगे। आइए देखते हैं हम क्या करेंगे अगर ऐसा होता है। किसी को बर्र काट ले, जहां पर काटा हो वहां पर नींबू रगड़ दें। अगर आपके पास नींबू है तो अगर वहां पे आप नींबू रगड़ देंगे तो आपका जहर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कई बार किया भी होगा आपके मम्मी पापा ने अगर आपको कभी किसी बर्र ने काटा होगा। अगला क्या है, किसी को चोट लग जाए, सबसे पहले उसे डेटॉल से साफ करेंगे, फिर पट्टी बांधेंगे। अगला क्या है, किसी की आंख में कुछ पड़ जाए, अक्सर ये होता है, साफ पानी से आंख को धुलेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी आंख को साफ पानी से धुलेंगे। किसी की नाक से खून बहने लगे, अक्सर गर्मियों में स्कूल में ये होता है कि आपकी नाक से खून आने लगता है, तब क्या किया जाता है, उसे पीठ के बल लिटाकर सिर नीचे झुका देंगे और सिर पर ठंडा पानी डालेंगे। ये आपको करना है, आपके टीचर करते होंगे आपके साथ अगर ऐसा होने लगता होगा। अब आगे क्या है, कक्षा में इन पर बातचीत करो, हो सके तो किसी नर्स या डॉक्टर को कक्षा में आमंत्रित कर बात करो। आपके स्कूल में मेडिकल चेकअप होता होगा, आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए। आप जरूर पूछिएगा जब आप स्कूल में मेडिकल चेकअप हो। अब देखते हैं अगले प्रश्न की हेडिंग। अगला प्रश्न क्या है, जरा सोचो तो, नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीजों में सांप छिप सकता था। नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीजों में सांप छिप सकता था। इसका उत्तर होगा झाड़ियों में, पुराने पड़े डिब्बों में, किसी पुराने पाइप में या कचरे में। यहाँ सांप छिप सकता था। अगला प्रश्न क्या है, वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा। अहाते मतलब आंगन में कैसे पहुंचा होगा। इसका उत्तर है, किसी ने नारियल प्रयोग करने के बाद उसके खोल को अहाते में फेंक दिया होगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, उसका डिब्बा बचता है या पैकेट बचता है, रैपर बचता है, तो उसे हमें कहाँ फेंकना चाहिए, उसे हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ठीक है, अगर आप डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे तो ऐसा ही इंसिडेंट हो जाता है, कचरे में ही सांप आ जाता है, डिब्बों में सांप घुस जाता है। अगर आप उसे कभी खेल खेल में उठा लेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए यूज किया हुआ सामान आप कहाँ फेंकेंगे, डस्टबिन में फेंकेंगे। अगला प्रश्न क्या है, घर के हिस्से। इसमें क्या करना है आपको, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उन पर घेरा लगाओ। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो किससे संबंधित हैं, घर से संबंधित हैं। आपको उन पर क्या करना है, गोला लगाना है। आइए देखते हैं।
पहला शब्द क्या है? अहाता, यह तो आपको मालूम है। आंगन, फिर आंगन ही दिया है, इसको भी आप सर्कल कीजिए। बरामदा, ये भी होगा। जीना, स्टेयर्स। अटारी, अटारी मतलब होता है छत। दूसरी दूसरी रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पर नाम दिए हैं, आप मम्मी पापा से पूछिए और सर्कल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। आला, अब ये आला क्या होता है? आला का अर्थ होता है कि दीवार में एक छेद बना दिया जाता है कहीं कहीं, जिसमें हम कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं आला। यह भी घर का पार्ट है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको सर्कल कर देंगे। अब है घेर। घेर क्या पार्ट होता है घर का? नहीं, सीढ़ी घर की पार्ट होती है। सीढ़ी तो आपने देखी होगी, घरों में होती है, बांस से बनी होती है। अगला क्या है? छत। छत भी घर का पार्ट है। सड़क, सड़क घर का पार्ट नहीं है। रसोई, रसोई घर का पार्ट है। छज्जा, छज्जा भी क्या है? घर का पार्ट है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, जो छत से आगे निकला हुआ भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं? छज्जा कहते हैं। दालान, दालान मीन्स होता है बरामदा ही, ठीक है। अस्तबल, अस्तबल घर का पार्ट नहीं होता है। रहट, रहट भी घर का पार्ट नहीं होता है। नहर, पुलिया, जोहड़, डाकघर, टाण, टाण घर का पार्ट होता है। आपने देखा होगा घरों में एक बड़ी सी अलमारी निकाल दी जाती है छत के पास में, जिसपे हम सामान रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टाण कहते हैं। क्या कहते हैं? टाण कहते हैं। अगला क्या है? कमरा। मुंडेर, अब ये मुंडेर क्या होता है? आपने देखा होगा कि दीवार का कुछ भाग छत से ऊपर की ओर निकला रहता है, जिसको हम आजकल क्या कहते हैं? रेलिंग कहते हैं ना, रेलिंग लगाई जाती है। पुराने समय में ईंट की दीवार बना दी जाती थी छोटी से, उसे ही हम कहते थे मुंडेर। तो ये थे हमारे घर से संबंधित भाग, ठीक है। इन शब्दों को आप गोला कीजिए। अगर आपको लगता है कोई और भी शब्द घर से संबंधित है तो उसे आप भी गोला कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। अब आपको इसका अर्थ बताना है अपनी भाषा में। इसका अर्थ होगा सांप पास की झाड़ी में छिप गया। अगला वाक्य है, वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। वह तुरंत मुझे गोद में उठाकर दौड़े। अगला है, अब बच्चा खतरे से बाहर है। इसका अर्थ होगा अब बच्चे की जान को कोई खतरा नहीं है। आपने डॉक्टर को कहते सुना होगा अक्सर मूवीज़ में, सीरियल में या रियल लाइफ में भी, कि अब बच्चा खतरे से बाहर है, अब ये इंसान खतरे से बाहर है। इसका अर्थ क्या है? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब बच्चे की जान को कोई खतरा नहीं है। अगला वाक्य है, नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। इसका अर्थ होगा, इसका मतलब होगा जो आपने समझा है, नाना ने उसके इलाज के लिए उसे बहुत सी चीज़ें उपहार में भेजी। अब देखते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। कैसे कहा? अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ। अब इन्हें बोल कर देखो। आपको पता है यह जो 3 निशान बने हुए हैं ये कौन कौन से होते हैं? अगर नहीं पता है चलिए समझते हैं पहले इन निशान के बारे में। पहला निशान है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। यह कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? जहाँ पर वाक्य खत्म हो जाता है। अब दूसरा निशान, इसको बोलते हैं हिंदी में विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब ये वहाँ पर होता है जहाँ से एकदम से अंदर से एक्सप्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको एकदम अचानक से दिख जाए, आपके मुंह से वर्ड निकलता है ओ, तो हम क्या वहाँ पे लगाते हैं? इस चिन्ह को लगा देते हैं, ओ आ। एकदम से आपको शॉक टाइप का लग गया, एकदम से आप मैच जीत जाते हैं तो खुशी से चिल्लाते हैं हुर्रे, तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? इस साइन को लगाते हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में इससे रिलेटेड वीडियो में समझेंगे। अभी आप ये समझिए कि इसका प्रयोग हमें कहाँ पे किस प्रकार से करना होता है, ठीक है। अगला चिन्ह क्या है? इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। यह तो आपको पता होगा, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तब हम इसे लगा देते हैं। आइए वाक्यों की सहायता से समझते हैं कि इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं वाक्य में। नानी चीख उठी सांप। एकदम से बोलेंगे ना आप, शॉक हो गए सांप, तब कौन सा चिन्ह लगेगा? यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। आगे, चुपचाप बैठो,
हिलना डुलना मत, ये तो सिंपल सा वाक्य है, इस पे हम क्या लगा देंगे, वाक्य का खत्म होने पर पूर्ण विराम चिन्ह। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, ये तो सिंपल वाक्य है, इसमें क्या लगेगा जब वाक्य खत्म होगा, पूर्ण विराम चिन्ह। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी, अब यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आ गया, तब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला है, क्या तुम बाजार चलोगी, यह भी हम क्वेश्चन की तरीके से पूछ रहे हैं, तब यहाँ पर लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब अगले वाक्य को ध्यान से देखिएगा, आहा कितनी मीठी है, इसमें मुझे लगता है कि दो चिन्ह का प्रयोग हो सकता है, जैसे आहा, आहा के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, कितनी मीठी है के बाद पूर्ण विराम चिन्ह। इस प्रकार से आपको इन चिन्हों को वाक्यों में लगाना है। आप वाक्य को सही से पढ़िए, सही भाव से पढ़िए, और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा। आपको तो ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पूर्ण विराम चिन्ह जब वाक्य खत्म होता है तब लगाया जाता है, और क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तब लगाते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह आपको जब कभी भी ऐसा लगे कि एकदम से कोई चीज़ एकदम से फीलिंग आ रही है, तब आप किसका प्रयोग करेंगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जल्दी ही इस पे एक वीडियो आने वाला है, आप उस वीडियो को देखिएगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इन चिन्हों के बारे में। अब अगला प्रश्न क्या है, क्या कहोगे, आइए देखते हैं इसमें क्या है। तुम लड़के को क्या कहोगे, कारण देकर बताओ। अब कहानी में एक लड़का है, आप उसको क्या कहोगे, जैसे निडर कहोगे, नादान कहोगे, होशियार कहोगे, शरारती, डरपोक या शर्मीला कहोगे। मैं उस लड़के को नादान कहूँगा। क्यों, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सांप खतरनाक होता है। नादान मतलब जिसको किसी भी चीज़ के बारे में पता ना हो, लाइक अ किड, उसको पता भी नहीं था, वो बच्चा भी था कि सांप खतरनाक होता है। अगर उसे पता होता तो वो सांप को नहीं पकड़ता। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। दो दो बार सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे को अंडरलाइन किया गया है ना। यहाँ धीरे शब्द का दो बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। अब आपको ऐसे ही कुछ और शब्द लिखने हैं, उनसे फिर वाक्य बनाना है। चलिए करते हैं इस प्रश्न को। पहला क्या दिया हुआ है, चलते चलते। इससे आप वाक्य बना सकते हैं, मैं चलते चलते थक गया। पीछे पीछे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। अगला है बड़े बड़े। इससे क्या बन सकता है, रेलवे स्टेशन पर बड़े बड़े चूहे हैं। अगला देखिए, पके पके, मुझे पके पके आम देना। आगे आगे, इसका क्या हो सकता है, इसका आपको खुद से बताना है। इसका आपको खुद से बताना है वाक्य कमेंट बॉक्स में कि आगे आगे से वाक्य बनाइए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न की हेडिंग क्या है, भूल भुलैया। ये हमारा आखिरी प्रश्न भी है। ये तो बहुत ही सिंपल है। ये आपने कॉमिक्स में किसी मैगजीन में किया होगा कि आपको इस बच्चे को, ये जो बच्चा है इसको किसके पास पहुंचाना है, इस औरत के पास पहुंचाना है। ये कौन है, ये नानी है। और बच्चे ने हाथ में क्या पकड़ रखा है, आपको तो पता है, नारियल का खोल, उसके अंदर सांप। आइए देखते हैं कि कैसे पहुंचाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वाले रास्ते से। देखते हैं रास्ता ले जाएगा। अरे ये रास्ता तो नहीं, ये तो गलत है। चलिए दूसरा रास्ता देखते हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। इधर गए, इधर गए, इधर गए और नानी तक पहुँच गए। ये रास्ता करेक्ट हो गया। इसी तरीके से आप इस प्रश्न को करिए। अगर अभी तक आपको इस अभ्यास में कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। यह था आपका अभ्यास, किसका, जब मुझको सांप ने काटा का। आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स।